नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं आयुष। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को बस्तर संभाग के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर हालात का जायजा लिया। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त होने पर उन्होंने राहत एवं बचाव कार्यों का तेज करने के निर्देश दिए। सीएम ने दंतेवाड़ा कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में अब तक की गई कार्यवाही, प्रभावित गांवों की स्थिति और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि किसी भी सूरत में बाढ़ पीड़ितों को राहत मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने व्यवस्था, पेयजल, स्वास्थ्य, भोजन और सुरक्षित ठिकाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, टंकराम वर्मा और प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह भी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों को सीएम ने जमीनी स्तर पर जाकर राहत कार्यों की मॉनिटरिंग करने और प्रभावित परिवारों तक तत्काल सहायता पहुँचाने को कहा। हाँ, कई वर्षों के बाद बस्तर क्षेत्र में अतिवृष्टि हुई, जिसके कारण बाढ़ का पानी शहरों में भी घुस गया और मुख्य रूप से हमारे 4 जिले दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा और बीजापुर ये प्रभावित हुए और विशेषकर दंतेवाड़ा और बस्तर इसमें ज्यादा क्षति हुई है। और इस समय हम विदेश यात्रा में थे, लेकिन वहां से भी चिंता किए, 2 बार यहां संपर्क किए, वर्चुअली बैठक लिए और पूरा प्रशासन को निर्देशित किए कि भाई लोगों को किसी भी तरह से असुविधा नहीं होनी चाहिए। उनके लिए राहत शिविर खोलिए, उन भोजन की व्यवस्था करिए, दवाई की व्यवस्था करिए, ये सब कुछ वहां से निर्देशित किए। विदेश प्रवास से लौटने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को बस्तर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राहत शिविरों का भी निरीक्षण किया और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी हाल में बाढ़ प्रभावितों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने राहत सामग्री की गुणवत्ता, भोजन, चिकित्सा सुविधाएं और ठहरने की व्यवस्था की समीक्षा की। साय ने कहा कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है ताकि प्रभावित परिवारों को समय पर सहायता मिल सके। उन्होंने बताया कि बस्तर और आसपास के क्षेत्रों में हुई भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है, लेकिन प्रशासन लगातार राहत और पुनर्वास कार्य में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार बाढ़ से प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति के साथ खड़ी है और उन्हें हर प्रकार की सहायता प्रदान की जाएगी। साय ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि बाढ़ के कारण किसी भी नागरिक की जान माल की हानि न हो और प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द सामान्य जीवन में लौटाया जाए। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने और जरूरतमंदों तक तुरंत राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी के हालिया बयानों को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री को अपमानित कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं की भाषा अब लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ होती जा रही है। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि हमें सुषमा स्वराज को याद करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हम शत्रु नहीं है, सिर्फ वैचारिक मतभेद है, लेकिन कांग्रेस आज विरोध की आड़ में गाली गलौज तक कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार के दरभंगा में कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री की मां को गाली दी थी। राहुल गांधी खुद प्रधानमंत्री को तू कहकर संबोधित करते हैं, जो लोकतांत्रिक मर्यादा के खिलाफ है। इसके आगे कौशिक ने कहा कि महात्मा गांधी की पार्टी आज गाली वाली पार्टी बन गई है। राहुल गांधी न सिर्फ पीएम बल्कि ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग जैसे लोकतांत्रिक संस्थानों को भी निशाना बनाते हैं। वे कहते हैं कि सब चोर हैं, बस वही ईमानदार है जो बेल पर बाहर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पूरा नेतृत्व अब गिरावट पर है। राहुल गांधी से माफी की उम्मीद नहीं की जा सकती। ऐसा लगता है कि राहुल को गाली देने में ही मानसिक सुख मिलता है। याद करिए, उन्होंने सदन में कहा था कि मोदी को जनता डंडा मारेगी। तब पीएम मोदी ने जवाब दिया था कि मैं सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दूंगा ताकि मेरी कमर मजबूत हो जाए। इधर उन्होंने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के गृह मंत्री को लेकर दिए गए बयान पर भी हमला बोला और कहा कि विपक्ष अब केवल अपशब्दों की राजनीति कर रहा है। देखिए, जिस प्रकार से बिहार में जो कांग्रेस की रैली हो रही है, संयुक्त रैली उनके ईडी की, और उस रैली के दौरान में दरभंगा के सभा में जिस प्रकार से देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, उनके स्वर्गीय माता जी के ऊपर में जो अशोभनीय टिप्पणी की गई है, जिस प्रकार से हल्के शब्दों का प्रयोग किया गया है और अपमानित करने का काम किया गया है, मैं समझता हूँ कि बेहद ही चिंताजनक विषय है। और आज जो भाषा की जो मर्यादा है वो तार तार हो रही है, उसको लेकर के एक बार लोकसभा में भी लोकसभा अध्यक्ष को भी ये बात कहनी पड़ी है। और इसी प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर में
जिस प्रकार से कांग्रेस के सांसदों के द्वारा बेल में जा कर के चोर चोर का जो लगातार नारे लगा रहे थे और अपमानित करने का काम उनके द्वारा किया गया। रेलवे मंत्रालय द्वारा बिलासपुर जोन के अंतर्गत आने वाले विभिन्न स्टेशनों पर 52 ट्रेनों के ठहराव को पुनः शुरू किया गया है। कोरोना महामारी के दौरान जिन स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया गया था, अब वहां एक बार फिर से ट्रेनों की सुविधाएं बहाल की जा रही है। इसी कड़ी में बिल्हा रेलवे स्टेशन को भी 3 ट्रेनों का नया ठहराव प्राप्त हुआ है। सोमवार को इस अवसर पर बिल्हा स्टेशन में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक एवं क्रेडा के अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी शामिल हुए। इस मौके पर 3 नई स्टॉपेज वाली ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। स्थानीय जनता एवं यात्रियों में इस निर्णय को लेकर हर्ष और उत्साह का माहौल देखा गया। विधायक धर्मलाल कौशिक ने इस पहल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यात्री सुविधाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि ट्रेनों की ठहराव से न केवल यात्रियों को सुविधा होगी, बल्कि स्थानीय व्यापार और संपर्क भी मजबूत होगा। उन्होंने रेल मंत्रालय और स्थानीय प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। 4 ट्रेन हमारे जो कोविड काल में रुके थे, आज से शुरुआत हो रही है और बिल्हा वासियों के द्वारा मंत्री जी का, हमारे सांसद जी का, तोखन साहू का नागरिक अभिनंदन का कार्यक्रम भी रखा गया है। आज हरी झंडी भी दिखाई जाएगी और अंचल के लोगों को सुविधा मिलेगी। लगभग 52 ट्रेन, यदि अंचल की बात करेंगे तो लोगों को स्टॉपेज मिली है। मैं समझता हूँ अपने आप में बड़ी बात है। बिहार के दरभंगा में हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माताजी पर किए अपशब्दों के प्रयोग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत से प्रतिकार करने के मूड से सड़क पर उतरे। युवा मोर्चा ने आज पुराना बस स्टैंड स्थित डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी चौक पर इकट्ठा होकर नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का पुतला फूका। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस तरह के भाषा का उपयोग करना सभी समाज या फिर राजनीति के लिए एक ठीक नहीं है। पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कोटा में आम जनता को हो रही बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी के खिलाफ सोमवार को कोटा विधायक के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए और अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शनकारियों ने शहर में चक्का जाम कर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। कोटा विधायक ने आरोप लगाया है कि सरकार के लगभग 1.25 साल के कार्यकाल में जनता की किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि खराब सड़कों, खाद की भारी किल्लत, पीने के पानी की कमी और बिजली की बदहाल व्यवस्था से लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन के पास इसका कोई जवाब नहीं है। विधायक ने यह भी कहा कि लगातार अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि सरकार एक ट्रांसफर उद्योग चला रही है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, तब केवल अधिकारियों को इधर उधर करना किसी उद्देश्य से किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा कड़े के इंतजाम किए गए थे। हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन स्थानीय लोगों में आक्रोश साफ देखा गया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। कोटा विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न सड़कों की मांग को लेकर लगातार सड़कें खराब है। इस बरसात में तो ये हाल था कि लोग बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, इतना कीचड़ था, कोई गाड़ी नहीं चल पा रही थी। लगातार मांग कर रहे हैं कि कम से कम पैच वर्क कर दिया जाए ताकि अभी काम निपट जाए, पर इस सरकार के अधिकारियों के कान में जू नहीं रह सकती। किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। जो दुकानदार है वो खाद को 1300 रुपये की खाद को 2400 रुपये में बेच रहे हैं, पर किसानों को, सीमांत किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही। इसकी मांग को लेकर आज धरना था। रेलवे कोचिंग डिपो हादसे के पीड़ित परिवार का धरना लगातार जारी है। परिवार की मुख्य मांग है कि रेलवे उन्हें उचित मुआवजा और नौकरी प्रदान करे, लेकिन अब तक समझौता नहीं हो सका है, जिसके चलते आंदोलन और लंबा खींचता जा रहा है। धरना स्थल पर न सिर्फ परिजन बल्कि आसपास के जिलों से लोग भी समर्थन देने पहुंच रहे हैं। रायपुर, रायगढ़ और दुर्ग से आए सैकड़ों लोग आंदोलन में शामिल होकर पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। आंदोलन को मिल रहे जन समर्थन ने प्रशासन की चिंता और बढ़ा दी है। पीड़ित परिवार पिछले 78 घंटों से धरना स्थल पर डटे हुए हैं। परिजन और समर्थक वहीं खाना बनाकर खा रहे हैं। सोमवार सुबह लगभग 1 घंटे तक हुई बारिश के दौरान भी आंदोलनकारियों का उत्साह कम नहीं हुआ और धरना स्थल पर भीड़ लगातार जुटती रही। धरना स्थल की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए आरपीएफ और पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। बावजूद इसके लोग बड़ी संख्या में जुट रहे हैं और पीड़ित परिवार को समर्थन दे रहे हैं। परिजनों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, आंदोलन खत्म नहीं होगा। रेलवे प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के साथ कई दौर की चर्चा अब तक नाकाम रही है। परिजनों ने साफ कहा है कि न्याय, मुआवजा और नौकरी मिलने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। हादसे के बाद शुरू हुआ यह धरना अब बड़े जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। होश में आओ, होश में आओ, वरुण प्रकाश होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।
बिलासपुर जिले में किसानों को डीएपी और यूरिया खाद की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में बिरकोना से किसान एकत्रित होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि जिले की कई सहकारी समितियों में खाद उपलब्ध नहीं है, जिससे वे भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। किसानों ने आरोप लगाया है कि निजी विक्रेताओं द्वारा डीएपी खाद 2200 रुपए प्रति बैग और यूरिया 1200 रुपए प्रति बैग की ऊंची कीमतों पर बेचा जा रहा है, जबकि सरकार ने इससे कम दर तय किया है। किसानों का कहना है कि इससे उनकी लागत बढ़ रही है और वे खुले बाजार में मजबूरी में महंगे दाम पर खाद खरीदने को विवश हो रहे हैं। किसानों ने यह भी कहा है कि भ्रष्ट अधिकारियों की लापरवाही से पर्याप्त मात्रा में खाद होने के बावजूद उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। उन्होंने बताया कई समितियों में खाद वितरण केंद्रों पर शाखा प्रबंधक और कर्मचारियों की नियुक्ति तक नहीं की गई है, जिससे वितरण ठप पड़ा हुआ है। बिरकोना के किसानों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि स्थानीय समिति में न तो शाखा प्रबंधक है और न ही कोई कार्यकर्ता। इस कारण खाद वितरण पूरी तरह बाधित है और समय पर खाद नहीं मिलने से उनकी फसलें खराब हो रही है। किसानों का कहना है कि प्रशासन की इस लापरवाही से कृषि उत्पादन पर गंभीर असर पड़ सकता है। किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो वे उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि खाद की आपूर्ति सुचारू रूप से सुनिश्चित की जाए और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, ताकि समय पर खाद मिल सके और उनकी फसलें बच सके। हम लोग जितने कृषक लोग हैं ग्राम बिरकोना वार्ड क्रमांक 64 से आए हुए हैं। किसान को अभी तक के 3200 एकड़ फसली है जमीन, जिसमें थोड़ा सा भी खाद किसी किसी को मिला है, बाकी अन्य को कोई भी को खाद डीपी न यूरिया नहीं मिली है। इससे धान की फसल तहस नहस हो रही है। अब बिना खाद के किसान का फसल पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगी, चौपट हो जाएगी। इसलिए हम अनुरोध कर रहे हैं शासन से कि ग्राम पंचायत बिरकोना में एक तो शाखा हमारे गांव में सहकारी समिति है, जिसमें शाखा प्रबंधक नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है अभी तक के। इस कारण से हम लोगों को कोई प्रकार से समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। मात्रा में खाद विभाग के पास है, फिर भी हमको जानबूझ के विभाग परेशान कर रहा है। अधिकारी पूरा भ्रष्ट है, कर्मचारी भ्रष्ट नहीं है, इसमें अधिकारी बड़े बड़े अधिकारी भ्रष्ट है। और जब उनकी समस्या आता है तो एसडीओ और क्या कहते हैं कलेक्टर को वहां भेजते हैं, धान भी खरीदी करवाते हैं। तो वहां अभी क्यों नहीं जा रहे हैं कलेक्टर ऑफिस? कलेक्टर साहब की जा करके देखे कि बिरकोना में आज तक कभी समस्या नहीं है। बिलासपुर नगर निगम ने भूजल संरक्षण को लेकर सख्ती दिखाते हुए बड़ा कदम उठाया है। निगम ने ऐसे 3623 भवन मालिकों को नोटिस जारी किया है जिन्होंने अब तक अपने भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बनाया है। नियम के मुताबिक भवन निर्माण की अनुमति लेने के बाद निर्धारित समयावधि में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना अनिवार्य है। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि पीने के पानी गिरते स्तर को संतुलित करने और भविष्य में जरूरतों को देखते हुए यह सिस्टम जरूरी है, लेकिन बड़ी संख्या में भवन मालिकों ने इसका पालन नहीं किया। इस वजह से अब उनके खिलाफ एफडीआर राजसात करने की कार्रवाई की जाएगी। नियमों के अनुसार 1500 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखंडों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना अनिवार्य है। वर्ष 2018 से 2022 तक ऐसे सभी भवन मालिकों को निगम ने समय समय पर निर्देश दिए थे, लेकिन अनुपालन न करने वालों पर अब जुर्माना और एफडीआर की कार्रवाई होगी। नगर निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन न करने वालों से प्रत्येक 100 वर्ग मीटर पर 1000 रुपये वसूले जाएंगे। इसके अलावा निर्माण की अनुमति भी निरस्त की जा सकती है। निगम की इस सख्ती से अन्य भवन मालिकों को भी चेतावनी मिल गई है। जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए नगर निगम अभियान चलाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से न केवल पानी की किल्लत दूर होगी, बल्कि भूजल स्तर भी संतुलित रहेगा। अधिकारियों ने अपील की है कि वे सभी लोग इसे गंभीरता से लें और समय पर अपने भवनों में यह व्यवस्था सुनिश्चित करें। देखिए 3200 से ऊपर ऐसे भवन हमको मिले हैं जिन्होंने अपना तो एफडीआर राशि जो पूर्व में हम भवन बिल्डिंग परमिशन बनाने से पहले हम एक राशि जमा कराते हैं, जो वाटर हार्वेस्टिंग बनाने के बाद उसको रिलीज करते हैं। तो ऐसे 3200 से ऊपर ऐसे भवन मालिक मिले हमको जो वाटर हार्वेस्टिंग बनाया ही नहीं उन्होंने, और अपना राशि भी रिलीज नहीं कराया है। बनाया नहीं तो रिलीज भी नहीं कराया, तो उनको हमने नोटिस जारी किया है कि आप तत्काल उसमें वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य करें, अन्यथा हम उसको राजसात करते हुए फिर हम उनको उस राशि से भी भविष्य में वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य कराने का कार्य करेंगे।
सरकारी स्कूलों में शनिवार को अब विद्यार्थियों के लिए खास दिन रहेगा। पहले की तरह शनिवार को डे शिफ्ट वाले विद्यार्थी सुबह और मॉर्निंग शिफ्ट वाले विद्यार्थी दिन में स्कूल आते थे, लेकिन इस वर्ष के शाला कैलेंडर के अनुसार विद्यार्थियों को शनिवार को भी नियमित समय पर ही स्कूल आना होगा। यानी अब शनिवार को भी बच्चों के लिए वही समय लागू रहेगा जो अन्य दिनों के लिए है। शनिवार को स्कूलों में बैगलेस डे होगा। इस दिन विद्यार्थियों से पढ़ाई लिखाई की बजाय सांस्कृतिक कार्यक्रम, योग और अन्य रचनात्मक गतिविधियां कराई जाएंगी। इसका उद्देश्य बच्चों में तनाव कम करना और उन्हें मानसिक व शारीरिक रूप से सशक्त बनाना है। शाला कैलेंडर के मुताबिक दूसरे और चौथे शनिवार को कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए विशेष गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसमें वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध लेखन, कला और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को शामिल किया जाएगा। इस तरह कक्षा 5वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए हर शनिवार को अलग अलग गतिविधियां होंगी। इनमें स्काउट गाइड, व्यायाम, मनोरंजन और टीम बिल्डिंग से जुड़ी गतिविधियों को प्रमुखता दी जाएगी। शिक्षक और प्रशिक्षक बच्चों की रुचि के अनुसार इन्हें संचालित करेंगे। शिक्षा विभाग का मानना है कि इस पहल से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक व सांस्कृतिक गतिविधियों में भी दक्ष होंगे। अभिभावकों ने भी इस कदम का स्वागत किया है और कहा है कि इससे बच्चों का समग्र विकास होगा। पिछले वर्षों में ये रहा है कि शनिवार को जो डे शिफ्ट वाले जो बच्चे हैं वो मॉर्निंग में आते थे और मॉर्निंग वाले डे में आते थे, और उस दिन केवल और केवल बैगलेस डे, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेकर के योग है, खेल कूद है या अन्य गतिविधियों में बच्चे रहते थे। अभी जो शाला कैलेंडर इस वर्ष का जो आया है 25 और 26 का, उसमें टाइम में चेंज हो गया है। मॉर्निंग वाला मॉर्निंग में ही रहेगा और डे वाला डे में ही रहेगा। और शनिवार को है, उसमें शनिवार को जो कार्यक्रम होगा वो खेल कूद, एनएसएस, एनसीसी की गतिविधियाँ, योग है, स्काउट गाइड है या अन्य सह संज्ञानात्मक गतिविधियाँ विद्यालय में होती हैं, वो सारे के सारे शनिवार को अब संचालित होंगे। रायगढ़ कलेक्ट्रेट परिसर में मंगलवार सुबह अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। यह आग जिला दंडाधिकारी कलेक्टर न्यायालय कक्ष में लगी थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार एसी के कंप्रेसर के फटने से यह दुर्घटना हुई, जिससे कार्यालय में तेजी से आग फैल गई। ब्लास्ट इतना तेज था कि आसपास के कमरों में कार्यरत कर्मचारी घबराकर बाहर निकल आए। विस्फोट के तुरंत बाद पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में धुएं का गुबार फैल गया, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों ने तुरंत आग लगने की सूचना फायर विभाग को दी। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। दमकल कर्मियों की तत्परता से एक बड़ी दुर्घटना टल गई। गनीमत रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हालांकि कक्ष में रखे कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर खाक हो गए। प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं ऐसी उपकरणों की जांच के लिए तकनीकी टीम भी बुलाई गई है। प्रशासन की ओर से जल्द ही विस्तृत रिपोर्ट जारी की जाएगी। कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा उपायों की पुनः समीक्षा की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्द ही एक छोटे से ब्रेक के बाद।